हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक और टॉपिक जिसका नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो चलिए शुरू करते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? इट इज़ अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बाइंग एंड सेलिंग डिफरेंशिएटेड गुड्स। ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे खरीदने वाले भी बहुत हैं, बेचने वाले भी बहुत हैं, और वो खरीदते और बेचते क्या हैं? डिफरेंशिएटेड गुड्स। डिफरेंशिएटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी क्वालिटी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल सोप, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको सोप का। सोप खरीदने वाले भी बहुत हैं, बेचने वाले भी बहुत हैं, और इनकी क्वालिटी भी अलग अलग है। ठीक है, अब हर कंट्री में सोप की एग्जांपल शायद सेट ना बैठे, मगर मैं अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। एक डेफिनेशन ये कहती है, अकॉर्डिंग टू लिम चोंगिया, बंदे का नाम है ये, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर मेनी प्रोड्यूसर बट ईच ऑफर्स अ स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर हर एक प्रोड्यूसर जो सामान बना रहा है उसकी क्वालिटी अलग अलग होती है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इस टाइप की मार्केट में बोथ द बायर्स एंड द सेलर्स आर सो लार्ज दैट नो इंडिविजुअल बायर एंड सेलर कैन इन्फ्लुएंस मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो बायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और बायर इतने ज़्यादा होते हैं कि एक आधा बायर पूरी मार्केट की डिमांड को नहीं हिला सकता, क्योंकि एक इंसान सामान नहीं खरीदेगा तो दूसरा खरीद लेगा। मैं आपको किसी और की नहीं, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मतलब चलो फटाफट से बना लेता हूँ एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं साबुन लेने गया। सोप एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मैं साबुन लेने जाता हूँ मार्केट में, तो मार्केट वालों को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। अगर मैं कह दूं मैंने नहीं नहाना 25-30 दिन, तो साबुन नहीं खरीदना मैंने, तो फिर कोई फर्क पड़ेगा? तो एक आधे बायर के खरीदने या ना खरीदने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट डिमांड पे। सिमिलरली सेलर की बात पे आ जाते हैं। सेलर इतने ज्यादा हैं कि अगर मार्केट से एक आधा सेलर गायब हो जाए, अपनी फैक्ट्री बंद करके चला जाए, सप्लाई कम करे ज्यादा करे, तो मार्केट सप्लाई पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स काफी ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वही, क्वालिटी अलग अलग है। ठीक है, इट मीन्स दैट द गुड्स डिफर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। गुड्स की जो क्वालिटी है वो अलग अलग है। At any point of time, the consumer will be offered a wide range of types, styles, brands, quality, gradation of a given product। एक गिवन प्रोडक्ट में मतलब एक गिवन टाइम पे कंज्यूमर के पास काफी ज्यादा वैरायटी होगी, ये खरीदे वो खरीदे, क्वालिटी अलग अलग, स्टाइल अलग अलग, सब कुछ अलग अलग, ब्रांड अलग अलग। ठीक है, तो गुड्स जो है क्वालिटी टर्म्स में अलग अलग डिफर करते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अलाउज देम टू हैव पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस एंड may facilitate increase in the market share। तो जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ये पार्शली कंपनियों को मदद करता है कि वो अपने प्राइस को कंट्रोल कर सकें। कैसे? जैसे लक्स ने अपना साबुन फलां शेप का बना दिया, या फलां उसमें में से खुशबू आती है, तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। डव ने भी ऐसा किया कि अपने साबुन का डिजाइन ही वो चेंज करके, क्वालिटी को चेंज करके अपने प्राइस को थोड़ा कंट्रोल करके रखा। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से जितने भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलर होते हैं वो पार्शली प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे वो अपनी मार्केट में सप्लाई को बढ़ा सकते हैं या मार्केट शेयर को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। Firms are free to enter and leave the industry under monopolistic competition। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंपनियां फ्री होती हैं, कभी भी आए कभी भी जाएं, ज्यादा चक्कर नहीं होता, मोनोपोली की तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बहुत ज्यादा। चैम्बरलिन, अब ये चैम्बरलिन कौन है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को डेवलप करने वाला टॉपिक जो है वो चैम्बरलिन ने ही किया है। Chamberlain has used the term group rather than industry for the number of firms producing differentiated goods under monopolistic competition। तो ये जो चैम्बरलिन है, इन्होंने इंडस्ट्री की बात नहीं की, इन्होंने ग्रुप ऑफ फर्म्स की बात की है। ये ग्रुप इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते। तो जब भी हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे, हम सिर्फ ग्रुप इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो इन्होंने सम टोटल ऑफ ऑल फर्म्स, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में हम इंडस्ट्री कह देते थे, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वो कंपनियां जो सेम टाइप का माल बनाती हैं, थोड़ा क्वालिटी फर्क है मगर माल से मतलब एक ही चीज बना रही है, उनको ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप कहा गया है चैम्बरलिन ने अपनी थ्योरीज में। सेलिंग कॉस्ट होता है जब भी कोई कंपनी अपना माल बेचना चाहती है तो उसको खर्चा करना पड़ता है, मशहूरियां वगैरह करनी पड़ती हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह करनी पड़ती हैं। एवरी फर्म स्पेंड्स अ लॉट ऑफ फंड्स ऑन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करनी पड़ती है हर एक कंपनी को, विद अ व्यू टू सेल मोर
with a view to selling more and more units of a product. It gives wide publicity of its product through newspaper, TV, radio, etc. etc. आजकल तो ऑनलाइन भी मशहूरियां देने शुरू हो गए, ठीक है। तो सेलिंग कॉस्ट होता है अपने माल को सेल करने के लिए खर्चा करना पड़ता है, उसे सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। कैसे? ईच फर्म हैज लिमिटेड कंट्रोल, लिमिटेड अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड कंट्रोल ऑन द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। हर एक कंपनी का कुछ परसेंट कंट्रोल रहता है प्राइस के ऊपर, अपनी चीज के प्राइस के ऊपर। कैसे? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अनेबल्स अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन टू हैव लिमिटेड कंट्रोल ओवर द प्राइस। ये सारा किस वजह से होता है कि वो अपने प्राइस को कंट्रोल कर सकती है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से। वो लोगों को ये दिखा सकती है कि मेरी क्वालिटी थोड़ी बेटर है इसलिए प्राइस स्लाइटली हायर है, या प्राइस दूसरी कमोडिटी से चेंज मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि क्वालिटी वाइज डिफरेंट है। तो ये सारा कुछ होता किस लिए? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से। प्राइस पॉलिसी ऑफ ईच फर्म इज इन्फ्लुएंस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय द प्राइस पॉलिसी ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। तो एक कंपनी कितना प्राइस चार्ज करेगी, कितना प्राइस नहीं चार्ज करेगी, वो किस पे डिपेंड करता है कि उसके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं मार्केट में। नेक्स्ट आ जाता है मोबिलिटी लिमिटेड रहती है, लिमिटेड मोबिलिटी। नीदर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नॉर गुड्स एंड सर्विसेज आर परफेक्टली मोबाइल। परफेक्टली मोबाइल का मतलब है उनकी जो मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह है वो इतनी ज्यादा आसान नहीं होती जितनी परफेक्ट कंपटीशन में होती है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी जो मोबिलिटी है, जो उनकी मूवमेंट है, वो काफी रिस्ट्रिक्टेड रहती है, लिमिटेड रहती है। नेक्स्ट आ जाता है इम्परफेक्ट नॉलेज। इस टाइप की मार्केट में इम्परफेक्ट नॉलेज होता है। किनको? बोथ द बायर्स एंड द सेलर्स लैक परफेक्ट नॉलेज about the prices of the product, as it is not possible to compare the product prices of different firms due to product differentiation. Both the buyers and sellers, जितने भी buyers हैं और sellers हैं, उनको प्राइस के रिलेटेड परफेक्ट नॉलेज नहीं होती। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में सेम क्वालिटी थी तो सेम प्राइस रहता था मार्केट में, इसमें सेम क्वालिटी तो होती नहीं, तो अलग अलग प्राइसेस होते हैं। तो बायर्स और सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज नहीं होती कि मार्केट रेट क्या चल रहा है, क्यों अलग अलग चीजों के अलग अलग रेट चल रहे हैं, क्योंकि क्वालिटीज अलग अलग है। नेक्स्ट आ जाता है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन होता है विदाउट रिड्यूसिंग प्राइस, कंपनियां आपस में compete करती हैं। कैसे? जैसे साबुन के अंदर सिक्का देखो, या फिर कैशबैक लो, या फिर कहते हैं कि भाई ढक्कन के नीचे कुछ निकलेगा तो वर्ल्ड कप देखने जाओ, ऐसी ऐसी स्कीम में लड़ाते रहते हैं। तो प्राइस नीचे नहीं करेंगे, ऐसी ऐसी स्कीम में और ऑफर्स दे के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे। Different firms may compete with one another without changing the price of the product. Firms compete with each other in offering free gifts and other services to attract more and more customers. ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्री गिफ्ट लो, ये लो जी, वो लो जी, ढक्कन के नीचे ये निकलेगा, वो निकलेगा, साबुन को रगड़ो इसके बीच में से सोने का सिक्का निकलेगा, ऐसी ऐसी ऑफर्स ले लेके आते रहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर डिमांड कर्व कैसी होती है? आपको पता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो जब सेलर्स जो हैं वो, उनकी जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो ज्यादा होते हैं, तो आपको क्या होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जितने ज्यादा सेलर्स होंगे उतना ही आपको जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स वो ज्यादा अवेलेबल होंगे। तो जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा अवेलेबल होंगे उतनी इलास्टिसिटी हाई होगी। तो आपको पता है फैक्टर इफेक्टिंग इलास्टिसिटी में हम करते थे अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, जितने सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा होते हैं उतनी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। तो इसकी जो डिमांड कर्व बनेगी वो थोड़ी मोर इलास्टिक होगी। मोर इलास्टिक मतलब उसकी जो स्लोप होगी, जो ढलान होगी, वो कम रहेगी। ठीक है, ये भी कह सकते हो कि इसमें प्राइस के चेंज होने से जो डिमांड है उसमें ज्यादा चेंज आता है। तो चेंज इन प्राइस इज ऑलवेज लेस देन चेंज इन डिमांड। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा ऐसे भी बना सकता हूँ, आपको थोड़ा दिखा सकता हूँ कि मान लो प्राइस था OP और क्वांटिटी डिमांडेड थी OQ। ठीक है, अगर प्राइस हल्का सा गिरेगा ना, मैं इसको रब करके बना देता हूँ, अगर प्राइस हल्का सा गिरेगा P1 तक तो डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। समझ गए बात? तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंज आता है। हल्का सा प्राइस गिरता है तो लोग किसी और को खाना शुरू कर देते हैं, किसी और कमोडिटी को, और ये कमोडिटी छोड़ देते हैं। तो बेसिकली पूरी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड कर्व मोर इलास्टिक होती है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में रेवेन्यू कर्व्स कैसी होती हैं? रेवेन्यू कर्व्स में मैं डिस्कस करूंगा बेसिकली AR और MR। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि AR कर्व मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो AR कर्व की जो स्लोप होती है वो कम होती है। मतलब ये गिरती है मगर इसकी जो गिरने की स्पीड है वो काफ़ी कम रहती है। वो क्यों होती है वो मैं अभी बताता हूँ। तो आपको ये तो पता है ना, AR के गिरने से MR
उससे ज़्यादा गिरती है। और ये भी पता होना चाहिए कि AR को प्राइस भी कहते हैं। तो अगर आप हायर लेवल पे पढ़ोगे तो यहाँ AR/डिमांड कर्व लिखा होगा। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व एक ही बात होती है। बस ये जो एवरेज रेवेन्यू है ये सप्लायर साइड या प्रोड्यूसर साइड या दुकानदार की साइड से पढ़ते हैं। एवरेज रेवेन्यू होता है कि उसने 1 यूनिट बेच के कितना पैसा कमाया, वो एवरेज रेवेन्यू दिखाता है। और डिमांड कर्व दिखाती है कि हमने एक यूनिट खरीदने के लिए कितना पैसा दिया, तो जो उसने बेचा वही तो हमने दिया। तो एवरेज रेवेन्यू और डिमांड कर्व तो एक ही बात होती है। और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो डिमांड कर्व है वो कैसी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा है तो सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होंगे। जिस भी चीज़ के सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होते हैं उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, और जब भी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है तो इसकी स्लोप जो है कम होती है, मतलब ढलान कम होगी, तेज़ी से नीचे नहीं गिरेगी जैसे मोनोपोली में जाती थी। तो इसीलिए डिमांड कर्व इस शेप की होती है। तो डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व तो एक ही होती है, मगर AR के गिरने से MR उससे भी तेज़ी से गिरती है, इसलिए ये ऐसी बनी है। मगर मोनोपोली में देखते थे तो मोनोपोली में तो जल्दी नीचे गिरती थी। वो इसलिए गिरती थी क्योंकि वहाँ पे सब्स्टिट्यूट ही नहीं होते थे और उसकी जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक होती थी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ भी आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराऊंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसको हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में किसी भी कंपनी को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, मिनिमम लॉसेस भी हो सकते हैं और शट डाउन भी आ सकता है उसका। और लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब ये सारा का सारा डिटेल मैं आने वाली वीडियोस में करूंगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये बताना था कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन के अंदर ये टॉपिक कवर होते हैं। अगर आपको ये टॉपिक देखने हैं फुल फ्लेज में तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे सारे के सारे चैप्टर के लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ कि आप डायग्राम को साथ के साथ कॉपी में बनाएंगे तभी आपको समझ आएगी। वो वीडियोस देख लें और साथ के साथ कॉपी में ना बनाएं पॉज करके, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लाया हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक के मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर प्राइस एंड आउटपुट कैसे डिटरमिन होता है। आज मैं उसका करूंगा शॉर्ट रन का फर्स्ट टॉपिक। तो शॉर्ट रन के अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये वीडियो में मैं सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कराऊंगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसी सिचुएशन है in which average revenue is more than average cost corresponding to equilibrium quantity। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एवरेज रेवेन्यू, मतलब जिस यूनिट पे उसने बेचा है प्रोड्यूसर ने सामान, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, जो उसको कॉस्टिंग पड़ी उससे ज्यादा में बेचा। किसके सामने? इक्विलिब्रियम के सामने। ये बात याद रखना, जो भी पंगा हो रहा है ये सारा का सारा इक्विलिब्रियम के सामने हो रहा है। अब मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा और डायग्राम अच्छे से देख लेना इसका। ये मैंने बनाई है AR कर्व, और AR के गिरने से आपको पता है MR उससे भी ज्यादा गिरती है। अब ये जरूरी नहीं है कि AR और MR एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बनाई है AR कर्व, यहाँ पे मैंने बनाई है MR कर्व। मैं AR को अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ MC कर्व, उसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो मैंने ये बना दिया MC कर्व। MC कर्व MR कर्व को नीचे से काटती है तभी इक्विलिब्रियम होता है। अगर आपको ये नहीं पता इक्विलिब्रियम कैसे होता है तो आपको पता होना चाहिए MC कट्स MR फ्रॉम बिलो और MC इज इक्वल टू MR। ये दोनों कंडीशन होनी जरूरी है इक्विलिब्रियम के लिए। तो अगर मैं इसको डॉटेड लाइन लगा दूं तो ये क्या है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और आपको पता है AR को क्या कहते हैं? प्राइस। बोल बोल के गला बैठ जाता है कभी। इसको डॉटेड लाइन को ऊपर तक लेके जाओगे तो जहां पे ये AR कर्व को टच करती है उसको A पॉइंट दे दिया। फिर यहाँ से डॉटेड लाइन लेके जाओगे तो ये PE, मैंने इक्विलिब्रियम प्राइस लिख दिया। तो ये तो हमें पता लगा है इक्विलिब्रियम कहाँ से होता है, ठीक है। अब अगर हमें बनाना है कि हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे बनेगा, ये ध्यान से समझना, यही समझने वाली बात है। तो एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे 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 जाती रहेगी, जैसे इसको टच करेगी वो लोएस्ट होगी फिर बढ़ जाएगी। समझ गए बात? तो ये है एवरेज कॉस्ट। तो हमने AC और MC के रिलेशन भी तो सही रखने हैं ना, कि MC AC को लोएस्ट पॉइंट से काटता है। अब ध्यान से देखना, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के सामने एवरेज कॉस्ट इतनी है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ B पॉइंट और इसको जोड़ देता हूँ डॉटेड लाइन से। तो मैं कह देता हूँ कॉस्ट इतनी है। इक्विलिब्रियम के सामने जो कॉस्टिंग आ रही है वो कितनी है? वो कॉस्टिंग या तो आप कह लो ये है, ये वाली, ठीक है। ये वाली कितनी है? BOQ। तो मैं लिख देता हूँ BQE, ठीक है। या फिर ये लिख सकते हो, ये क्या है? विच इज इक्वल्स टू CO। ये कॉस्टिंग है। अब अगर प्राइस देखें तो ये प्राइस, ठीक है, जिसपे हमने मार्केट में माल बेचा है, ये क्या है? AQE। तो मैं लिख देता हूँ प्राइस या एवरेज रेवेन्यू, एक ही बात है, वो मैं लिख देता हूँ AQE विच इज इक्वल्स टू, ये भी तो प्राइस है ना, PEO या OPE, कुछ भी लिख सकते हो। PE मतलब इक्विलिब्रियम। तो साफ लग रहा है कि भाई कॉस्टिंग कम है और ये जो है प्राइस ज्यादा है, तो प्रॉफिट ही होगा ना। तो मैं ये आपको
शेडेड पोर्शन से बता रहा हूँ, ये जो शेडेड पोर्शन मैंने किया है ये हमें शो करता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को पॉज करके साथ साथ बनाएंगे तो कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके इसको समझने में, ठीक है। नेक्स्ट, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिस्कस करूंगा माइक्रोइकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जो कि शॉर्ट पीरियड में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है। तो इट इज़ अ सिचुएशन इन विच एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो कहने का मतलब ये है कि जो एवरेज रेवेन्यू है और एवरेज कॉस्ट बराबर है किसके सामने? इक्विलिब्रियम के सामने। अब कई बच्चे मुझे ये कहते हैं कि भाई अगर ये दोनों बराबर हैं तो भाई नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हुआ? वो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने परफेक्ट कंपटीशन में भी दी थी, मोनोपोली में भी दी थी, यहाँ दोबारा दे देता हूँ क्योंकि क्या पता आप मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन देखो नहीं देखो। बिकॉज मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट्स आर एडेड इन कॉस्ट्स। इसका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो मैं जीन्स खरीदने गया किसी भी दुकान पे, ठीक है। जब मैं जीन्स खरीदने गया किसी दुकान पे तो मैंने कहा कि जी मुझे जीन्स चाहिए। वो कहता 2000। मैं 2000 की जीन्स ले लेता हूँ, ठीक है। 2000 मैं कहूँगा नहीं, मैंने 2000 तो नहीं देने, मैंने तो 1500 देने। वो कहेगा नहीं आप 2000 दो तभी आपको ये जीन्स मिलेगी। मैं कहूँगा मेरा बजट तो 1500 है। वो कहेगा चलो ऐसे करो, मैं जाना शुरू कर दूंगा। तो वो कहेगा कस्टमर को तो भगाना नहीं, वो कहेगा ऐसे करो 1800 दे दो। 1800 मेरी कॉस्टिंग है, मेरी जो कॉस्ट पड़ रही है वो 1800 पड़ रही है। 1800 के ऊपर 10-20 रुपये 50 रुपये जितने ऊपर देने दे दो। तो मैं लड़ाई करके उसको 1800 ही दे के आ जाऊंगा और मैं सोचूंगा मैंने तो जी जितनी उसकी कॉस्टिंग थी उसी पे खरीद लिया सामान। मगर असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। उसने जो कॉस्टिंग बताई है ना उसी में अपना नॉर्मल प्रॉफिट ऐड कर लिया, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि जब भी कोई दुकानदार अपना बताता है कि मेरी ये कॉस्टिंग है, उतने पे भी आप खरीद के आ जाते हो तो उसको फिर भी नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है क्योंकि उसने मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट्स आर एडिड इन द कॉस्ट, उसने कॉस्ट में ऐड करके पहले बताए हैं। तो दुकानदार आपको कोई रिश्तेदार थोड़ा ना आपको जितने का खरीदा उतने का ही दे देगा। तो दुकान खोलने का फायदा क्या हुआ? अब मैं डिस्कस करूंगा कि इसके अंडर कर्व्स कैसे बनेंगी। तो ये आपका हो गया AR कर्व। सबसे पहले AR के गिरने से आपको पता है MR उससे भी ज़्यादा गिरती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ नाम दे देता हूँ। जब भी आपने डायग्राम बनाना है साथ के साथ ही नाम देने हैं। नाम साथ नहीं दिए तो समझो कहानी ख़त्म। अब मैं कॉस्ट कर्व बना लेता हूँ, ठीक है। ये है मान लो कॉस्ट कर्व, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ MC। आपको पता है कि जहाँ MC MR को काटती है वो इक्विलिब्रियम होता है और अगर मैं डॉटेड लाइन लगाऊंगा तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बन जाएगी। इसको 2 मिनट सीधे से मिला देता हूँ। अगर इसको स्ट्रेट लाइन से ऊपर मिलाएंगे तो जहाँ पे ये AR कर्व को काटता है वो प्राइस बन जाती है। तो प्राइस को हम एक QE भी कह सकते हैं और अगर मैं इसको यहाँ पे जोड़ूँ तो अगर मैं इसको PE इक्विलिब्रियम प्राइस ले लूँ तो ये प्राइस भी है OPE, ठीक है। अब मुझे एक बनानी है कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट ही मेन है, ठीक है। अब मैं एवरेज कॉस्ट इस हिसाब से बनाऊंगा, ध्यान से देखना कि ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे टेंजेंट होगा और यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट के बढ़ जाएगा, ठीक है। AC तो ये थोड़ा सर्कुलर सी शेप के कर लेना। अब देखो लोएस्ट पे भी ये काट रहा है तो AC और MC के रिलेशन भी जो आपने साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने हैं। और इक्विलिब्रियम के सामने अगर आप इक्विलिब्रियम के सामने देखो तो AR भी इतना है और AC भी इतना है। तो ये पॉइंट हमें क्या शो करता है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब भी कर्व नीचे से निकलती है तो क्या होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। टेंजेंट होती है तो नॉर्मल प्रॉफिट। ऊपर से निकाल देता तो क्या होता है? लॉस, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और समझ भी आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक और टॉपिक जिसका नाम है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जब भी हम प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन करते हैं तो शॉर्ट पीरियड में हमें मिनिमम लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ सिचुएशन इन विच एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। तो सिंपल वर्ड्स में एवरेज रेवेन्यू कम है और एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, किसके सामने? इक्विलिब्रियम के सामने, ठीक है। तो उसे कहते हैं मिनिमम लॉसेस की सिचुएशन। अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। सपोज ये मैंने AR बनाया और AR के गिरने से MR उससे भी ज़्यादा गिरता है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको नेम दे देता हूँ। ये हो गया AR, ये हो गया MR। अब मैं कॉस्ट कर्व बनाता हूँ। तो कॉस्ट कर्व को बनाते हैं ऐसे, ये लो मान लो ये कॉस्ट कर्व बन गई है, ठीक है। मैं इसको भी नाम दे देता हूँ MC। आपको पता है कॉस्ट कर्व MC MR को नीचे से काटती है वो इक्विलिब्रियम होता है। ये आप लाइनें सीधी बना लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ QE मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इसको डॉटेड लाइन ऊपर जोड़ देता हूँ, इसको पॉइंट A दे देता हूँ और यहाँ से इसको डॉटेड लाइन से जोड़ते 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 ये इक्विलिब्रियम प्राइस बना लेता हूँ। क्योंकि अब मुझे लॉस दिखाना है तो लॉस दिखाने के लिए मुझे कॉस्ट कर्व ऊपर से लेके जानी पड़ेगी। तो मैं कॉस्ट कर्व को नीचे 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 लेके जा रहा हूँ और जैसे ही इधर टच करा रहा हूँ MC कर्व को,
ये मैं ऊपर ले गया हूँ, ठीक है। तो ये है हमारी एवरेज कॉस्ट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एमसी कर्व को ऊपर लेके जाता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने एमसी कर्व बनाने में कंजूसी कर दी, ठीक है। अब हमें जो पंगा करना है वो इक्विलिब्रियम के सामने करना है। तो इक्विलिब्रियम के सामने प्राइस तो ये आ रहा है, प्राइस तो ये आ रहा है। अब इक्विलिब्रियम के सामने कॉस्टिंग कितनी आ रही है? अगर आप इसको डॉटेड लाइन से ऊपर जोड़ोगे ना इक्विलिब्रियम को ही, तो इसको आप नाम दे देना BCD, जो भी आपने नाम देना है B, ठीक है। और अगर आप इसको डॉटेड लाइन से जोड़ोगे इधर, तो ये है कॉस्ट। तो देखो इक्विलिब्रियम के सामने कॉस्टिंग जो है वो इतनी आ रही है और प्राइसिंग जो है वो कम आ रही है, तो लॉस ही हुआ ना। तो अब ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये आपको मिनिमम लॉस दिखाता है। तो यहाँ मैं एरो मार के लिखा देता हूँ मिनिमम लॉस। मगर शॉर्ट पीरियड में ऐसा जरूरी नहीं कि जब भी किसी कंपनी को लॉस होगा तो वो कंपनी बंद कर जाएगा, ठीक है। वो कंपनी को चलाता रहेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में वो एवरेज कॉस्ट तो चाहे ऊपर है, मगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो उससे हमेशा नीचे रहती है। जैसे मान लो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे ही एमसी को टच करेगी वो लोएस्ट होएगी, उसके बाद भी वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपने टीचर पे इंप्रेशन मारना है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आप घुसा सकते हो अपने डायग्राम में। ये सिर्फ इंप्रेशन वालों के लिए है, ठीक है। अगर आपने इंप्रेशन मारना है तो टीचर को ये दिखा सकते हो कि भाई अभी प्राइस से तो नीचे है ना वेरिएबल कॉस्ट, तो शट डाउन नहीं करेंगे, मतलब फैक्ट्री बंद नहीं होगी, थोड़े दिन तक लॉस लेते रहेंगे। और अगर आपने इंप्रेशन नहीं मारना तो फिर आप सिर्फ एवरेज कॉस्ट ऊपर बना के काम चला सकते हो। अब कई टीचरों को पता नहीं होता, क्योंकि कई टीचर रट्टा रूटा मार के आ जाते हैं और उनको पता नहीं होता, ठीक है। तो ज्यादा एक्सप्लेन करोगे तो क्या पता टीचर ही कंफ्यूज हो जाए, ठीक है ना। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक टॉपिक जिसका नाम है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। उसके अंदर शॉर्ट पीरियड में शटडाउन पॉइंट क्या होता है। तो शटडाउन पॉइंट एक ऐसी सिचुएशन है इन विच एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एवरेज कॉस्ट जो आपको जो क्या कहते हैं एवरेज रेवेन्यू जिस रेट पे मार्केट में सामान बिक रहा है पर यूनिट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। किसके सामने? इक्विलिब्रियम के सामने, सब कुछ इक्विलिब्रियम के सामने। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा, ठीक है। एक यूनिट को बनाने का जो रॉ मटेरियल का खर्चा है वो किसके बराबर आ गया? प्राइस के बराबर आ गया। तो आप कहोगे जब रॉ मटेरियल जितने का हमें पड़ रहा है उतना ही प्राइस अगर हमें मिल रहा है मार्केट में, तो भाई बनाने का क्या फायदा। इस सिचुएशन में आप शट डाउन कर दोगे, फैक्ट्री बंद कर दोगे। तो शॉर्ट पीरियड में ऐसा हो सकता है। तो इसका मैं डायग्राम बनाने लगा हूं, अब आप ध्यान से देख लेना। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ AR कर्व, AR के बाद मैं बनाऊंगा MR कर्व, ठीक है। तो इनको नाम दे देता हूँ साथ के साथ। अगर आपने साथ के साथ नाम नहीं दिए तो बहुत गलतियां हो जाएंगी। जब मैं पेपर चेक करने जाता हूँ तो ये देखता हूँ कि बच्चे साथ के साथ नाम नहीं देते, तो फिर बाद में AR की जगह MR लिखा होता है, MR की जगह AR लिखा होता है, ठीक है। मैं थोड़ा ये यार रुक जाओ, ये ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो थोड़ी स्टाइलिश सी बनेगी, ठीक है। तो ये बन गया MC कर्व। MC कर्व MR को जब भी नीचे से काटती है तो इक्विलिब्रियम होता है। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लाइन सीधी खींच लेना, तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मैंने QE लिख दिया। अगर मैं इसको ऊपर तक मिलाऊं तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, इसको मैं A पॉइंट दे देता हूं। तो A पॉइंट को मैं डॉटेड लाइन से मिलाता हूं तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया। अब देखो लॉस तो पहले से ही हो रहा था, ठीक है, ऊपर से शट डाउन हुआ है, ये बात याद रखना। तो एवरेज कॉस्ट का पहले से ऊपर से जा रही थी और जैसे ही यहाँ लोएस्ट पे टच हुई वो MC के लोएस्ट पे AC और MC बराबर होते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो कॉस्ट के चैप्टर में जाओ, प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर हैं, ठीक है। तो जाओ प्लेलिस्ट में कॉस्ट का चैप्टर पहले पढ़ो, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम के सामने अगर देखा जाए तो लॉस तो पहले ही हो रहा है, मगर हमें इसको एक्सटेंड करने का अभी कोई योजना नहीं है, हमारी कोई प्लान नहीं है। हम क्या करेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐसे लेके जाएंगे और इस पे टेंजेंट कर देंगे और लोएस्ट पे पहुंचा के फिर भगा देंगे, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे एवरेज कॉस्ट हो, MC दोनों को लोएस्ट पॉइंट से ही काटता है। तो अब आप इक्विलिब्रियम के सामने देखो, AC भी A पॉइंट पे, AVC भी उतना है और इक्विलिब्रियम के सामने AR भी उतना है। तो ये जो पॉइंट है ये हमें शट डाउन पॉइंट दिखाता है। शट डाउन पॉइंट, मैं थोड़ा स्टाइलिश सा एरो मार लेता हूँ, ठीक है। ये हमें बताता है शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट, ठीक है। आई होप ये आपको यार ये क्या बनी जा रहा है, ठीक है। आई होप ये पता लग गया होगा कि शटडाउन पॉइंट क्या होता है। जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जितने का आपने रॉ मटेरियल खरीदना है, वेरिएबल कॉस्ट और भी कई टाइप की होती है, मैं एग्जांपल रॉ मटेरियल का दे रहा हूँ, जितने का रॉ मटेरियल खरीदना है पर यूनिट। मान लो मैंने पेन बनाने की फैक्ट्री है, दोबारा से ये एग्जांपल दे रहा हूँ, तो प्लास्टिक मैंने खरीदा पर पेन मुझे पड़ा 10 रुपए का और प्राइस भी 10 रुपए का ही मार्केट में, तो भाई पेन बनाने का फायदा क्या हुआ। तो उस सिचुएशन में मैं फैक्ट्री बंद कर दूंगा, जिसे शटडाउन पॉइंट कहा जाता है।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसके अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं वो चीज़ चल रही थी। पिछली वीडियोस में मैंने आपको शॉर्ट रन बताया कि शॉर्ट रन में क्या सिचुएशंस आती हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा लॉन्ग रन में क्या सिचुएशन आती है। इन लॉन्ग रन अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट्स। जो लॉन्ग रन होता है उसमें सुपर नॉर्मल मिनिमम लॉसेज ऐसा कुछ नहीं होता। लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्यों? इफ अ फर्म अर्न्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देन न्यू फर्म्स विल अट्रैक्ट एंड रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ एक्सिस्टिंग फर्म। अगर लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने लग गया तो नई कंपनियां आएंगी और जो एग्जिस्टिंग कंपनियां उनका बैंड बजा देंगी। एग्जांपल आपको बताता हूं, अगर एक जगह आप देखते हो कि केमिस्ट की दुकान खुली है या फिर जूस की दुकान खुली है या फास्ट फूड की दुकान खुली है और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो सारे के सारे वही काम खोल लेते हैं जिससे उस बंदे का एग्जिस्टिंग प्रॉफिट गिर जाता है लॉन्ग रन में। समझ गए बात? और अगर वो लॉसेस पे चल रही है, नो फर्म कैन सर्वाइव ऑन लॉसेस फॉर लॉन्ग रन। लॉसेस शॉर्ट पीरियड के लिए तो ले सकती है मगर लॉन्ग पीरियड में तो बंद ही हो जाएगी ना, लॉसेस तो लेगी नहीं। तो लॉन्ग पीरियड में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। अब इसका डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे ये AR/MR। तो ये मैंने AR का बना लिया है और AR के बाद मैं ये MR का बना रहा हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों के दोनों सेम पॉइंट से मतलब स्टार्ट हो। तो ये हो गया AR, ये हो गया MR। अब मैं बनाऊंगा MC कर्व, तो उसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मैं थोड़ी लंबी बना देता हूँ, ठीक है, ताकि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी लंबी दिखनी चाहिए। और ये पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम का, इसको मैं डॉटेड लाइन से जोड़ता हूँ तो ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इसको ऊपर तक जोड़ता हूँ तो ये पॉइंट A हो गया। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये क्या हो गया? ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अब अगर मैंने नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है तो मुझे कर्व बनानी पड़ेगी जो कि इस पॉइंट पे टेंजेंट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट के सामने मुझे LAC और एवरेज रेवेन्यू को बराबर दिखाना है। तो मैं ये नीचे लेके आऊंगा, नीचे लेके आऊंगा, नीचे लेके आऊंगा, यहाँ पे टेंजेंट करूंगा, गिराता रहूंगा, गिराता रहूंगा। जैसे ये लोएस्ट होगी फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, आपको पता है ना AC और MC के रिलेशन, MC AC को लोएस्ट पॉइंट से काटता है, तो वो रिलेशन इधर उधर नहीं होने चाहिए। अगर वो रिलेशन इधर उधर हो गए तो देखते ही पता लग जाएगा कि आपने डायग्राम गलत बनाया है और ऊपर चाहे जितना मर्जी आप ग्रंथ लिख लो, टीचर ने काटा मार देना है। क्यों? क्योंकि आपका डायग्राम सही है, सही नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डायग्राम का खेल है। अगर आपके डायग्राम नीट एंड क्लीन है तो समझ लो आपने अंदर चाहे सलमान खान, शाहरुख खान लिखा होगा, शायद टीचर चेक ना करे। ठीक है, सिर्फ डायग्राम चेक करते हैं। ये मैं आपको टीचर के दिल की बात बता रहा हूँ। तो लॉन्ग रन में अगर हमने नॉर्मल प्रॉफिट कमाना है तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। किसके सामने? इक्विलिब्रियम के सामने, ये इक्विलिब्रियम के सामने। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा मार्केट का, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट पॉइंट, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होते हैं? होमोजीनियस गुड्स, सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स होते हैं। मगर मोनोपोली में गुड्स मे और मे नॉट बी होमोजीनियस। क्या पता होमोजीनियस हो, क्या पता होमोजीनियस ना हो, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। मगर मोनोपोली में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बट ओनली वन सेलर। मोनोपोली में तो एक ही सेलर होता है। परफेक्ट कंपटीशन में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होती है और इसमें क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। मोनोपोली में कोई भी कंपनी कभी भी आगे माल नहीं बना सकती, कई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो मैंने मोनोपोली के चैप्टर में की हुई हैं, तो आप पूरा का पूरा जाके वो चेक कर सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है डिमांड कर्व। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होती है क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा होता है, और मोनोपोली में डिमांड लेस इलास्टिक होती है क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ना के बराबर होती है। नेक्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन प्राइस टेकर होता है। जो मार्केट में रेट चल रहा है वही रेट लेना पड़ता है। प्राइजेस कौन डिटरमिन करता है? डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई या डिमांड फोर्स, मार्केट फोर्सेस जो हैं वो प्राइस तय करती हैं। तो एक कंपनी सिर्फ प्राइस टेकर होती है, अपनी मर्जी से प्राइस नहीं बनाती। ऑन द अदर हैंड मोनोपोली वाला प्राइस मेकर होता है, अपनी मन मर्जी से रेट चार्ज करता है क्योंकि वो तो कल्ला ही है। नेक्स्ट, प्राइजेस आर कंपैरेटिवली लो। परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि कंपटीशन होता है तो प्राइजेस कंपैरेटिवली लो होते हैं, और दूसरी तरफ प्राइजेस मोनोपोली में कंपैरेटिवली हाई होते हैं क्योंकि और कोई सेलर नहीं होता। नेक्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज मोर देन मोनोपोली। जब मैं आपको हायर लेवल पे कराऊंगा तो आपको ये समझाऊंगा कि मोनोपोली से ज्यादा आउटपुट बनती है। मोनोपोली से ज्यादा आउटपुट बनती है कहाँ पे? मोनोपोली से ज्यादा इक्विलिब्रियम आउटपुट बनती है परफेक्ट कंपटीशन में। तो परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली से ज्यादा माल बनता है।
ऑन द अदर हैंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है वो कम बनती है, ठीक है। कैसे बनती है इस पे भी पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा हायर लेवल पे चला जाता है। नेक्स्ट, सप्लाई कर्व एग्जिस्ट। परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व एग्जिस्ट करती है, मगर मोनोपोली में सप्लाई कर्व एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि अलग अलग बंदों से अलग अलग रेट चार्ज किया जाता है। तो सप्लाई कर्व कहती है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर माल की सप्लाई, मगर अलग अलग रेट पे अलग अलग सप्लाई करेंगे तो फिर सप्लाई कर्व पर्टिकुलरली हो ही नहीं पाएगी। नेक्स्ट आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, मगर लॉन्ग रन में मोनोपोली के अंडर सुपर नॉन प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि अकेली कंपनी है, आज नहीं तो कल लोगों का खून पी के वो निकाल ही लेगी पैसे। नेक्स्ट, रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली यूटिलाइज। परफेक्ट कंपटीशन में फुलर यूटिलाइजेशन होती है रिसोर्सेज की, और मोनोपोली में यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं होती, क्योंकि कंपनी अपने हिसाब से अपनी मर्जी करती है और रिसोर्सेज को यूज करना है नहीं करना उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो अपने हिसाब से देखती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दोनों में डिफरेंस क्या है चलिए करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होते हैं, होमोजीनियस गुड्स, सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स होते हैं, मगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, डिफरेंशिएटेड गुड्स, गुड्स की क्वालिटी अलग अलग होती है। परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज होती है, किसको, बायर्स एंड सेलर्स को, रिलेटेड टू प्राइस, क्योंकि सेम प्राइस एग्जिस्ट करता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, क्योंकि गुड्स की क्वालिटी अलग अलग है तो प्राइस भी वेरी करता है गुड टू गुड, तो परफेक्ट नॉलेज थोड़ी ना हो पाएगी कि हर एक चीज का प्राइस फिक्स थोड़ी ना होता है, अलग अलग हो सकता है क्योंकि क्वालिटीज अलग अलग है। थर्ड पॉइंट आ जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो इलास्टिसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होती है। दूसरी तरफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो इलास्टिसिटी होती है वो हाई होती है मगर परफेक्ट नहीं होती। अगर मैं आपको डायग्राम बनाऊं तो इसमें परफेक्टली इलास्टिक होती है, इसमें मोर इलास्टिक होती है, मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में इसमें तो इन्फानाइट चेंज आएगा परफेक्ट कंपटीशन में, इसमें मोर चेंज आएगा और इन्फानाइट चेंज नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस आर कंपैरेटिवली लोअर देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। प्राइसेस जो है परफेक्ट कंपटीशन में तो आपस में काफी कंपटीशन होता है कंपनियों का, तो वो लो से लो प्राइस पे बेचते हैं तो प्राइसेस काफी कम होते हैं, मगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंपैरेटिवली परफेक्ट कंपटीशन से ज्यादा प्राइस होते हैं और मोनोपोली से तो कम होंगे क्योंकि वहां तो कल्ला सेलर है। नेक्स्ट आ जाता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज मोर। जो परफेक्ट कंपटीशन है वहां पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट बेसिकली ज्यादा होती है। जब QE निकालते थे ना, जहाँ पे MC इज इक्वल टू MR और MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, नीचे से काटता था, वो जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आती थी वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा नहीं मतलब कंपैरेटिवली इससे तो ज्यादा होती है। मगर दूसरी तरफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो या मोनोपोली हो, इसमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट परफेक्ट कंपटीशन से हमेशा कम ही होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली में क्या डिफरेंस है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिफरेंशिएटेड। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड गुड्स होते हैं, मतलब गुड्स की क्वालिटी अलग अलग होती है, मगर मोनोपोली में गुड्स मे और मे नॉट बी होमोजीनियस। क्या पता होमोजीनियस हो, क्या पता होमोजीनियस ना हो, ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मगर मोनोपोली में तो आपको पता है सिंगल सेलर ही होता है, तभी तो मोनोपोली है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ न्यू फर्म्स। नई फर्म्स कभी भी मार्केट में एंटर कर सकती हैं, एग्जिट कर सकती हैं, मगर मोनोपोली में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, नई फर्म एंटर नहीं कर सकती, तभी तो मोनोपोली है। अगर नई फर्म एंटर करने पे रिस्ट्रिक्शन ना होते तो मोनोपोली थोड़ी ना होती। नेक्स्ट, डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक क्यों होती है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं, तो जितने ज्यादा सेलर उतने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स, उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी। दूसरी तरफ डिमांड कर्व लेस इलास्टिक होती है। लेस इलास्टिक मतलब जल्दी नीचे गिरती है, मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आता। तो ज्यादा चेंज क्यों नहीं आता, ज्यादा चेंज इसलिए नहीं आता क्योंकि और कोई सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। अगर प्राइस बढ़ भी गए तो मजबूरी में यही खरीदनी है, डिमांड गिरेगी मगर इतनी नहीं गिरेगी, तो इसकी जो डिमांड कर्व की स्लोप है वो ज्यादा जो है नहीं होती। जो मोनोपोली वाली होती है उसमें जो डिमांड कर्व की स्लोप है वो जल्दी नीचे गिरती है, मतलब ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डोमिनेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। इस टाइप की मार्केट में सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपना माल बेचना है तो मशहूरियां करनी पड़ती हैं, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, मगर मोनोपोली में ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर एक को पता है एक ही कंपनी है, क्योंकि मार्केट में और कोई कंपनी नहीं है। नेक्स्ट, लॉन्ग रन में देखा जाए तो नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाती हैं, कौन सी, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स। क्यों, क्योंकि अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लगी तो नई कंपनी आ जाएंगी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। ऑन द अदर हैंड
सुपर नॉन प्रॉफिट कमाती है लॉन्ग रन में मोनोपोली, क्योंकि लॉन्ग रन में कोई इसका कॉम्पिटिटर तो आना ही नहीं है। तो एक शॉर्ट पीरियड के लिए लॉस भी हो गया हल्का फुल्का, तो लॉन्ग पीरियड में तो लोगों का खून पी के वो सुपर नॉन प्रॉफिट बना ही लेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।